दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम भूपेंद्र है। मैंने पिछले वर्ष रेणु जी के उपन्यास पढ़ती परिकथा को पढ़ा। उसके बाद मुझे बलवती इच्छा हुई कि मैं उनके बारे में कुछ लिखूं और मैंने उनके यथार्थवाद पर ध्यान अपना केंद्रित किया है। तो आप सुने, ये मेरा आर्टिकल है, मैं रीड आउट करूंगा और आप सुनेंगे जरा। पिछले वर्ष 4 मार्च 2021 को रेणु की जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी। मेरी इच्छा हुई उनके महत्वाकांक्षी उपन्यास पढ़ती परिकथा पढ़ने की। बीते 11 सितंबर को मुझे इसकी नई प्रति मेरे प्रिय छात्र कल्याण शंकर के द्वारा उपहार स्वरूप मिली। सर्वप्रथम उपन्यास विधा के बारे में बात करें। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार टी.एच. लॉरेंस ने उपन्यास को साहित्य का बेहद गौरवशाली विधा घोषित किया था। उन्होंने इसके बेहतर भविष्य की संभावना का अनुमान भी लगाया था। इस लिहाज से अगर हम रेणु के दो महत्वपूर्ण उपन्यास मैला आंचल 1954 एवं पढ़ती परिकथा 1957 का अवलोकन करें तो हम डी.एच. लॉरेंस साहब की भविष्यवाणी को पूर्णतः सच पाएंगे। मैं अपने इस आलेख में रेणु प्रेमियों एवं पाठकों का ध्यान रेणु जी की आंचलिकता से परे सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों की तरफ आकृष्ट करना चाहूँगा। रेणु ने अपने कथानक के द्वारा भारतीय समाज की संरचना एवं इसकी चुनौतियों से जुड़ी बहुविषयक सच्चाइयों को बहुत बुलंदी से प्रस्तुत किया है। पढ़ती परिकथा के प्रारंभ में ही लैंड सर्वे अधिकारी का परानपुर में आगमन एवं बड़े भूस्वामियों की चतुराई हमारे समक्ष आज़ाद भारत की कड़वी सच्चाई को स्पष्ट करती है। रेणु ने हमें भरसक दर्शाने का प्रयास किया है कि स्वतंत्र भारत अपने आदर्शवादी राष्ट्र निर्माताओं के सपनों को किस कदर चकनाचूर कर सकता है। घनघोर दरिद्रता, अशिक्षा, विकास की संभावना का नदारद होना तो ब्रिटिश हुकूमत की ही देन थी, लेकिन जातीय व्यवस्था की जटिलता से उपजी सामाजिक कुंठा एवं भेदभाव भी आज़ाद भारत के पिछड़ेपन को और विभत्स बनाते हैं। पढ़ती परिकथा इसका सशक्त गवाह है। इसका एक प्रमुख पात्र है लुत्तू, जो पिछड़ी जाति से संबंध रखता है। इसकी शिकायत है कि प्राणपुर में प्रेम कुमार दीवाना द्वारा मंचित नाटक प्यार का दीवाना में बेहतर भूमिकाओं को सवर्ण जाति के लोगों द्वारा हथिया लिया जाता है एवं पिछड़ी जातियों के लिए केवल निम्न कोटि की भूमिकाएं ही छोड़ दी जाती हैं। रेणु जी ने पढ़ती में यथार्थवाद को विस्तृत फलक प्रदान किया है। ग्रामीण समाज की अपनी खास पहचान है, इसकी परंपरा एवं गरिमा की अपनी सीमा है। इसी कड़ी में रेणु जी ने जितेंद्र नाथ मिश्र एवं ताजमणि, सुबंसलाल एवं मलारी के प्रेम प्रसंग को दृढ़ता से प्रस्तुत किया है। निसंदेह इन प्रेमी युगलों का प्रेम असीम है, लेकिन आधुनिक शिक्षा की पहुंच से वंचित ग्रामीण समाज प्रेम प्रसंग, खासकर अंतर्जातीय विवाह संबंध को बेहतर आपत्तिजनक मानता है। पढ़ती के अंत में जब लुत्तों के नेतृत्व में पिछड़ी जातियों की जमात जितेंद्र नाथ मिश्र के ऊपर पत्थरबाजी करते हैं तो सामाजिक पिछड़ेपन की तह दिखाई पड़ती है। प्राणपुर की मूर्ख जनता पड़ती जमीन को जोतना अधार्मिक मानती है। वह कोसी के अंचल में एक विस्तृत भूखंड का पड़ती होना एक दैवी अभिशाप मानती है एवं समझती है कि इसे जोतने से देवता क्रुद्ध होकर पूरे समाज को शापित कर दें। इस परिदृश्य के जरिए रेणु अंधविश्वास की झलक दर्शाते हैं। यह उनकी आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी दृष्टिकोण का भी द्योतक है। यहाँ मैं प्रेमचंद और रेणु के फर्क के बारे में बताना चाहूँगा। प्रेमचंद ने यथार्थ को पर्दे के तौर पर प्रस्तुत किया है, लेकिन रेणु आपको इस यथार्थ की भीतरी झलक दिखाई प्रतीत होते हैं। इसका एक सशक्त सबूत पढ़ती का वाक्य है, जाति का इस्तेमाल सभी राजनीतिक पार्टियां करती हैं, चाहे वह कांग्रेस हो, सोशलिस्ट पार्टी हो या कम्युनिस्ट पार्टी। हमारे देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के बाद भी रेणु का कथानक राजनीतिक संस्कृति की चुनौती को रेखांकित करता है। रेणु
परिकथा के एक अन्य सशक्त नारी पात्र ईरा मल्होत्रा की उपस्थिति के माध्यम से एक कड़वे सच का उद्घाटन करने का प्रयास करते हैं। भारत पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात ईरा मल्होत्रा शरणार्थी बनकर दिल्ली कूच कर जाती हैं। वह एक समर्पित राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। जब स्थानीय नेता के साथ वह रेल के डब्बे में सफ़र कर रही होती हैं तो सहयात्री नेताजी उनसे परिणय निवेदन कर बैठते हैं। ईरा उनके समक्ष विभाजन के बाद दंगे की सारी खूनी अमानवीयता का चेहरा प्रस्तुत करती है। सांप्रदायिकता को दर्शाने में रेणु स्वयं को भीष्म साहनी एवं सरदार खुशवंत सिंह जैसे लेखकों की श्रेणी में खड़े पाते हैं। रेणु की कथा दृष्टि हमें जेन ऑस्टीन, चार्ल्स डिकेंस एवं थॉमस हार्डी जैसे समर्थ लेखकों की रचनाओं को प्रासंगिक बनाती है। यहाँ यह बताना उचित प्रतीत होता है कि यथार्थवाद का उद्देश्य मानवता के समक्ष तिक्त एवं कटु यथार्थ को व्यक्त करके उसे नीचा दिखाना नहीं, वरन मानवीय समाज की त्रुटियों को दर्शाना है, ताकि मानव जाति मूढ़ता, अंधविश्वास एवं पिछड़ेपन की खाई को पाट कर उन्नत बने। चर्चित उपन्यास सूखा बरगद के लेखक स्वर्गीय मंजूर एहतसाम ने मध्य प्रदेश दूरदर्शन को दिए साक्षात्कार के दौरान कहा था कि लेखक दो काम प्रमुख रूप से करता है। एक, वह समाज के समक्ष कुछ यक्ष प्रश्न खड़ा करता है। दूसरा काम लेखक द्वारा मौजूदा शासन व्यवस्था एवं परंपरा का सार्थक विरोध करना है। इन दोनों अहम उत्तरदायित्वों के लिहाज से अगर आप रेणु के दोनों उपन्यासों मेला आंचल एवं प्रति परिकथा का सूक्ष्म अवलोकन करेंगे तो आप उन्हें बेहद जिम्मेदार एवं समर्थ कथाकार समझेंगे। भारतीय उपन्यास लेखन की परंपरा में रेणु को आप मुल्कराज आनंद के आसपास पा सकते हैं। यहाँ तीव्र विरोध का प्रखर स्वर आपको शोषण, भ्रष्टाचार एवं निर्धनता से घिरे पात्रों के संवादों एवं कार्यकलापों द्वारा सहज ही दिख जाएगा। आज की पीढ़ी के कथाकारों के लिए रेणु की कहानियाँ एक चुनौती पेश करती हैं। इसकी खास वजह यह है उनकी गहरी संवेदना एवं जड़ों से जुड़ाव। आधुनिक काल में शहरों में सुविधाभोगी जीवन जीकर तो रेणु जैसा कथाकार बनना लगभग असंभव है। रेणु की तुलना अगर दूसरी विधा फिल्म निर्माण एवं निर्देशन की प्रमुख हस्तियों से की जाए तो हम रेणु को वही करते पाते हैं जो हिंदी फिल्मों में बिमल रॉय एवं वी शांताराम जैसे समर्पित निर्माताओं ने किया है। रेणु की भावपूर्ण अभिव्यक्ति एवं साफगोई हमें प्रसिद्ध बांग्ला कथाकार बिमल मित्र की याद दिलाती है। बिमल मित्र ने अपने चर्चित उपन्यास साहब, बीबी और गुलाम में लिखा है, समाज की भीत ही कमजोर हो गई है। मैं समझता हूँ कि आप रेणु के ऊपर मेरे इस ख्याल को समझेंगे और बहुत शिद्दत से रेणु के साहित्य पर एक नई दृष्टि डालेंगे। यथार्थवाद रेणु का एक अहम हिस्सा है। आंचलिकता से इतर अगर आप यथार्थवाद की परंपरा में उनको जोड़ेंगे तो एक बृहद फलक प्रस्तुत होगा और आप रेणु के ऊपर एक बेहतर शोध कार्य कर सकते हैं। मित्रों, धन्यवाद। ये मेरा विनम्र प्रयास था और मैंने रेणु प्रेम को जताया है।